करोड़ों साल पहले एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल था जो आज पूरा हमारी पृथ्वी बन गया है। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई एवं उसका विकास किस प्रकार हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न संकल्पना एवं परिकल्पनाएं मानी जाती हैं। तो इसी टॉपिक में आज हम पृथ्वी से संबंधित संकल्पना एवं परिकल्पनाएं को भी पढ़ेंगे। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जिसे मानव का निवास स्थान माना जाता है, मानव के साथ साथ समस्त सजीव और निर्जीव घटकों का भी निवास स्थान है। बेसिकली हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। इसका ओरिजिन किस प्रकार हुआ? जिस प्रकार ओरिजिन समस्त यूनिवर्स का हुआ, जिस प्रकार ओरिजिन पूरे ब्रह्मांड का हुआ एवं ब्रह्मांड के साथ सूर्य का ओरिजिन हुआ, तारों का ओरिजिन हुआ, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का भी ओरिजिन हुआ। अब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कुछ तत्व आते हैं सजीव तत्व और कुछ तत्व आएंगे निर्जीव तत्व। सजीव तत्वों में देखा जाए तो जैसे कि मानव और उसकी समस्त गतिविधियां, और निर्जीव तत्वों में देखा जाए तो मानव के द्वारा किया गया समस्त कार्य और उसकी गतिविधियां ये निर्जीव तत्व में घटकों के निवास स्थान है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य का ही एक भाग माना जाता है। यह माना जाता है कि सूर्य, ये जैसे सूर्य है, सन के पास से एक बहुत बड़ा तारा गुजरा था। तो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण सूर्य का एक टुकड़ा निकलकर बाहर आ गया। सूर्य का जब टुकड़ा बाहर निकल कर आया तो यह छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और नीहारिका में बढ़ गया और ये संयुक्त होकर धीरे धीरे धूलकण समस्त सौर मंडल का इसने निर्माण किया। तो हम देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह और एक सूर्य तारा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए सदा से चिंतन का विषय रहा है। यह अध्याय पृथ्वी का ही नहीं वरन ब्रह्मांड एवं इसके सभी खगोलीय पिंडों की निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करता है। तो मैंने ये बताया कि जिस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कुछ अलग तरीके से नहीं हुई। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है उसी प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। समस्त ब्रह्मांड में सबसे पहले छोटे छोटे अणुओं से, छोटे छोटे परमाणुओं से अणुओं का निर्माण हुआ और अणुओं से जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन गैस के मिलने से छोटे छोटे ग्रह एवं तारों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य का निर्माण किस प्रकार हुआ। सूर्य का निर्माण हीलियम और हाइड्रोजन गैसों के मिलने से हुआ है। हीलियम लगातार हाइड्रोजन गैस में बदल रही है, जिसे अपन कहते हैं नाभिकीय संलयन क्रिया। इससे हीट बहुत ज्यादा निकलती है। इस कारण से सूर्य एक प्रकाश स्रोत है। सूर्य पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है। इस अध्याय को प्रश्नों के माध्यम से जानना एक नया अनुभव होगा। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार उसमें परिकल्पना है, किस प्रकार वैज्ञानिकों ने तर्क वितर्क किए। इसके बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। पृथ्वी के विकास की अवस्थाएं। अब पृथ्वी का विकास हुआ तो पृथ्वी के विकास की कुछ अवस्थाएं कि किस प्रकार पृथ्वी का विकास हुआ है, तो हम एक एक करके उन अवस्थाओं को पढ़ेंगे। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी चट्टानी, गर्म तथा वीरान थी। स्टार्टिंग में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। ये हमारी पृथ्वी है, ये आग का गोला थी। तो चारों ओर वीरान चट्टानी भूमि और आग से धधकती हमारी पृथ्वी थी। इसका वायुमंडल भी बहुत विरल था। स्वाभाविक बात है, जब हमारी पृथ्वी आग का गोला थी तो हमारा वायुमंडल भी पूरा वीरान ही होगा, वायुमंडल होगा ही नहीं। जब हमारी पृथ्वी का ओरिजिन हुआ तो हमारी पृथ्वी में कुछ तत्व पाए गए, जैसे कि कुछ भारी तत्व थे और कुछ हल्के तत्व थे। भारी तत्वों में देखा जाए तो लोहा, निकेल ये भारी तत्व थे, और कुछ हल्के तत्वों में देखा जाए तो जैसे कि सिलिका, एल्यूमिनियम और एल्यूमिना ये कुछ हल्के तत्व थे। इस कारण से भारी तत्व, जो भारी थे तत्व वह क्रोड़ में चले गए और जो हल्के तत्व थे वह तत्व धरातल पर रह गए और ये धीरे धीरे समय के साथ धरातल ठंडा होकर हमारी
पट्टी बन गया। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि पृथ्वी एक पूरा पिंड है वो जो विभिन्न परतों में बटा है। जैसे कि अपन देखते हैं कि पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत है भूपर्वती, दूसरी परत है मेंटल और तीसरी परत है कोर। इन सभी की विशेषता भी अलग अलग है और इन सब के फीचर्स भी अलग अलग है। जैसे कि भूपर्वती है, भूपर्वती एक ठोस परत है, उसमें समस्त भाग ठोस चट्टानों के रूप में पाया जाता है। ये ठोस परत क्यों है? क्योंकि यह परत सबसे पहले ठंडी हुई थी। सेकंड नंबर पे मेंटल, मेंटल अभी भी प्लाज्मा अवस्था में है। यह परत बिल्कुल भी अभी ठंडी नहीं हुई है बल्कि प्लाज्मा अवस्था में, जैसे कि अपना टूथपेस्ट होता है उस अवस्था में मेंटल। और एक है क्रोड, क्रोड में बहुत ज्यादा घनत्व के कारण यह पृथ्वी, और यह इसका कोड, क्रोड में बहुत ज्यादा घनत्व के कारण यह भाग भी अर्धतल अवस्था में है और यहाँ पर घनत्व डेंसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। डेंसिटी ज्यादा क्यों पाई जाती है? डेंसिटी ज्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि इन सभी ऊपर वाली परतों का इस पर भार लग रहा है। भार के कारण घनत्व ज्यादा पाया जाता है, घनत्व ज्यादा पाया जाता है तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा पाया जाता है। और अपन पढ़ेंगे आगे, जिसकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में अपनी पृथ्वी एक आग का गोला थी। जब पृथ्वी आग का गोला थी पृथ्वी के चारों ओर हमारा वायुमंडल था। तो वह हमारा वायुमंडल यह है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बहुत जहरीला, जहरीला के साथ साथ यह वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना था। उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी, ना ही उस समय नाइट्रोजन गैस मौजूद थी। जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुई तो उस समय सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन गैस ही मौजूद थी। कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण पृथ्वी सुंदर बन गई और इस प्रकार जल तथा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विकसित हुई। तो समय के साथ धीरे धीरे पृथ्वी में से ज्वालामुखी के कारण बहुत सारी जलवाष्प निकली, बहुत सारी गैसें निकली। तो जलवाष्प बहुत ज्यादा हुई, जलवाष्प के कारण बादल बने, बादल से वर्षा हुई, फिर जलवाष्प बनी, फिर बादल हुई, फिर वर्षा हुई। इसी प्रकार लगभग 500 करोड़ वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। और जहां पर आज अपन देखते हैं समुद्र है, वहां पर ये पूरा पानी भर गया, और जहां पर ऊंचे भाग थे वहां पर ये महाद्वीप बन गए। तो धीरे धीरे ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और अपन देखते हैं कि वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो धीरे धीरे पृथ्वी के कोर से जलवाष्प निकल दी गई और यहाँ वायुमंडल में जमा हो दी गई। इसी प्रकार से जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन यह वायुमंडल में आसपास से जमा हो गई और इस प्रकार से वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। अपन ये देखते हैं कि अपने वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उस समय ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन किया गया। इसके बाद अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी के ओरिजिन के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गई। इस कारण से पृथ्वी पर सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। सेकंड, पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व विकसित हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी की संरचना परतदार है, तो पृथ्वी की संरचना में 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत है ये भूपर्वती, दूसरी परत है ये मेंटल और तीसरी परत है ये क्रूड। इसका घनत्व सबसे कम होता है इस परत का घनत्व थोड़ा ज्यादा और सबसे ज्यादा परत कोर वाली परत का होता है, जिसमें वायुमंडल की बाहरी सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक प्रत्येक परत की रचना एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जैसा कि मैंने बताया कि हर परत की संरचना भिन्न भिन्न है। तो पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, सबसे अधिक घनत्व पाया जाएगा तो सबसे अधिक डेंसिटी पाई जाएगी। तो इसका घनत्व रहता है 13 से 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखा जाए तो मेंटल का घनत्व रहता है 6 से 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखा जाए भूपर्वती का घनत्व 2 या 3 ही पाया जाता है। जबकि अपन देखते हैं कि वायुमंडल का घनत्व नगण्य रहता है, क्योंकि वायुमंडल चारों ओर से खुला हुआ आवरण है।
जिस पर मानव जीवन का विकास हुआ है एवं मानव की समस्त क्रियाकलाप जिसके लिए उत्तरदायी है। इसका भी भार पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। सबसे ज्यादा वायु दाब का अंकन कहां पर किया जाता है? सबसे ज्यादा वायु दाब का अंकन समुद्रों पर किया जाता है। वायु दाब में 1013 डिग्री मिलीबार सबसे ज्यादा अंकन समुद्रों पर किया जाए। कितना? 1013। और नेक्स्ट अपन देखते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसके निर्माण के अंतिम चरण में हुई। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि सबसे पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी, उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल के निर्माण के बाद धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति भी सबसे पहले बंदर के बाद कपी के बाद होमोशेपियन के बाद मानव प्रजाति होमोशेपियंस की ही प्रजाति मानी जाती है। इसके पहले मानव कपी था और कपी के पहले बंदर था। इन सभी का अपन अध्ययन ही पृथ्वी के अध्ययन में किया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति से क्या कारक थे, उनसे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी का अध्ययन अपन इस अध्ययन में करते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास, अब अपन देखेंगे कि पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास किस प्रकार हुआ है। अभी अपन ने देखा कि पृथ्वी पर स्थल मंडल का विकास किस प्रकार हुआ था। अब अपन देखेंगे कि पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास किस प्रकार हुआ है। पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम पृथ्वी से दूर हो गए। इसका मतलब यह है कि जब पृथ्वी का वायुमंडल की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय पृथ्वी पर बहुत अधिक तापमान था। अधिक तापमान के कारण जो यह गैस थी वो यह गैस हाइड्रोजन और हीलियम गैस पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई तो धीरे धीरे सन की किरणें, सूर्य की किरणें, सनरेज अर्थ पर आने लगी। तो अपन जानते हैं कि जैसे जैसे अणुओं को ऊष्मा दी जाती है वैसे वैसे अणु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे सन की रेस अर्थ तक आई तो जो हीलियम और हाइड्रोजन के अणु थे वे एक दूसरे से दूर चले गए। तो धीरे धीरे कालांतर मतलब है समय के साथ ऑक्सीजन गैस यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में आ गई और हीलियम और हाइड्रोजन गैस पृथ्वी और समस्त ग्रहों के वायुमंडल से बहुत दूर चली गई। सिर्फ यह गैस अब सूर्य और उसके आसपास ही मौजूद हो गई। अब इसकी अपन दूसरी अवस्था देखते हैं। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले, जिसमें है जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। तो अब यह देखा जाए कि वायुमंडल में बहुत सारी जहरीली गैस थी और जहरीली गैसों के साथ अब चूंकि पृथ्वी एक आग का गोला थी तो पृथ्वी के कोर से लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहे थे। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहे थे। ज्वालामुखी उद्भेदन से विभिन्न प्रकार की गैसें निकली। उन गैसों में नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसी में सबसे महत्वपूर्ण गैस थी जलवाष्प। चूंकि जलवाष्प गैस वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है तो जलवाष्प ऊपर गई, इसका जलवाष्प का संघनन हुआ, संघनन से फिर यह धरातल पर गिरी, फिर जलवाष्प ऊपर गई, संघनन हुआ और फिर नीचे गिरी। इस प्रकार वायुमंडल में जितने भी जहरीली गैसें थी तो वह पानी के द्वारा समुद्रों पर एकत्रित कर ली गई और जहां पर ऊंचे भाग थे ये ऊंचे भाग बन गए महाद्वीप और जो ये नीचे वाले भाग थे ये सभी बन गए महासागर। इसी प्रकार देखा जाता है कि महासागर को सबसे बड़ा सिंक माना जाता है CO2 का। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा CO2 कहां पर पाई जाती है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा CO2 महासागरों की तली में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यह है कि वर्षा के कारण जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी गैसें थी यह सब पृथ्वी की तली में आकर समा गई। इसी कारण से महासागर को कार्बन का सिंक बोला जाता है। इसी प्रकार और विभिन्न गैसें जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया ये भी बहुत अधिक मात्रा में निकली, किंतु
स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। इस समय भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। ऑक्सीजन की मात्रा कम क्यों थी? क्योंकि इस समय प्रकाश संश्लेषण क्योंकि इस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभी तक आरंभ नहीं हुई थी, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। धीरे धीरे तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण वाष्प एवं गैसें बढ़ रही थी। यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहे थे। इन ज्वालामुखी से बहुत सारी जलवाष्प निकली, यहाँ से जलवाष्प निकली, यहाँ पर जलवाष्प बादलों के रूप में संघनित हुई और वर्षा के रूप में धरातल पर आ गई। इस कारण से महासागरों का निर्माण हुआ और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर महासागर बने एवं उनमें जीवन का विकास हुआ। अब अपन देखेंगे कि महासागरों में जीवन कैसे है। महासागरों में सबसे पहले एक कोशिकीय जीवन आया, एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में मछलियों का जन्म हुआ। मछलियों के बाद धीरे धीरे मनुष्य का जन्म हुआ। इस प्रकार अपन देखते हैं जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता हुई। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे एक समुद्रों में एक कोशिकीय जीवन की उत्पत्ति हुई, वैसे वैसे संश्लेषण की क्रिया का निर्माण हुआ। तो संश्लेषण से अपन क्या देखते हैं, संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? संश्लेषण की क्रिया में CO2 प्रकाश प्लस सनलाइट, CO2 और सनलाइट की उपस्थिति में एक क्रिया होती है और O2 का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार जितनी भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो उसने प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण किया और O2 की उत्पत्ति की। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति से कैसे कैसे संकल्पना है, यानी कि विभिन्न प्रकार के स्कॉलर्स, विभिन्न प्रकार के विद्वानों, विभिन्न प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति को उत्तरदायी माना। तो चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख प्राचीन संकल्पनाएं निम्नलिखित थी। पहली है नेहारिका परिकल्पना। नेहारिका परिकल्पना मतलब होता है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस इस परिकल्पना के जनक इमैनुअल कांट को माना जाता है। इसके अनुसार गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इमैनुअल कांट ने कहा है कि सबसे पहले छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल थे। इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के मिल जाने से एक अणु का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इन अणुओं के मिल जाने से इन गैसेस एवं इन अणुओं के मिल जाने से पदार्थों का निर्माण हुआ। चूंकि हम जानते हैं पदार्थ का निर्माण हुआ, तो पदार्थ के आसपास चारों ओर गैसों की उत्पत्ति हुई। इन गैसों में सबसे प्रमुख गैस थी हाइड्रोजन एवं हीलियम, और इन्हीं को इमैनुअल कांट ने बादल कहा। बादल का मतलब क्या है? बादल का मतलब है कि विभिन्न गैसों के बादल थे। जैसे कि अभी अपन वर्तमान में देखते हैं कि ऊपर बादल किसके बादल रहते हैं? जलवाष्प के बादल रहते हैं। इसी प्रकार जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब जलवाष्प तो थी नहीं, तो उस समय विभिन्न प्रकार की गैस में सबसे महत्वपूर्ण दो गैस थी, एक थी हीलियम, एक थी हाइड्रोजन। तो उन्हीं के बादल से धीरे धीरे संघनन हुआ और उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। छोटे छोटे अणुओं से परमाणु बने, परमाणु से धीरे धीरे ग्रह बने, तारे बने। इस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती। दूसरी है लैपलास की परिकल्पना। तो लाप्लास ने इमैनुअल कांट की परिकल्पना में सुधार किया और इन्होंने कहा, लाप्लास ने इस परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग के बढ़ जाने से नेबुल संकुचित हो गई और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकला, जो बाद में ग्रह में परिवर्तित हो गया।
तो इमैनुअल कांट ने कहा था कि जैसे कि ये छोटे छोटे अणु हैं, तो इन अणुओं से धीरे धीरे एक पिंड का निर्माण हुआ और इस पिंड के चारों ओर गैसों का आवरण छा गया, जिसे नेबुलर परिक्रमण कहा गया। और इसी में लाप्लास ने सुधार किया और लाप्लास ने कहा कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये पिंड बहुत तेजी से गति कर रहे थे। बहुत तेजी से गति करते समय इन पिंड से छोटे छोटे छल्ले के रूप में कुछ पिंड बाहर आ गए और इन्हीं पिंडों को लाप्लास ने क्या कहा, इन्हीं पिंडों को लाप्लास ने कहा कि छल्ले के रूप में ये बाहर आ गए। तो यह पिंड क्या है, यह पिंड हमारे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। इस प्रकार से 8 ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। यह सर परिकल्पना है, यह वैज्ञानिक रूप से ये सत्य नहीं, ये सब परिकल्पना। परिकल्पना मतलब होता है दिमाग से सोची गई विषय वस्तु। तो इन्होंने बहुत अच्छे से तर्क वितर्क दिए, इस कारण से इनकी परिकल्पना को मान्यता दी गई। तीसरा वैज्ञानिक है चेम्बर एवं मोल्टन। चेम्बर एवं मोल्टन के अनुसार सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। कालांतर में उसी टुकड़े से ग्रहों का निर्माण हुआ। यहां पर चेम्बरलिन ने कहा कि जैसे कि ये सन है, सन के पास से एक स्टार गुजरा, तो यह स्टार के पास बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल था और सन के पास भी बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस स्टार के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्टार ने यहाँ का सन का कुछ यहाँ से ये टुकड़ा ये बाहर कर दिया। तो अब सन की आकृति हो गई ये ऐसे सिगार के रूप में, ये है सिगार के रूप में एक टुकड़ा बाहर आ गया। अब इस टुकड़े ने गति की मतलब इस टुकड़े ने मूवमेंट किया। मूवमेंट करते करते ये टुकड़ा बीच से विभक्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। इसी सौर मंडल में ये हमारी 3rd नंबर पर पृथ्वी, इसी प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम का विभाजन। अब जैसे कि अपन समय किसमें देखते हैं, अपन समय देखते हैं घड़ी में। इसी प्रकार से पृथ्वी के जियोलॉजिकल टाइम, पृथ्वी में किस किस प्रकार का चेंज हुआ, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, कैसे पृथ्वी को नुकसान लगा, कैसे पृथ्वी को फायदा हुआ, इस प्रकार का अध्ययन अपन इसमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम का विभाजन। इसमें पृथ्वी का समय देखा जाता है कि किस समय में पृथ्वी में क्या घटनाएं हुई। तो इसमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम को बृहद, मध्यम एवं लघु स्तरों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी काल अवधि मानी जाती है उसको माना जाता है ईओन। जब पृथ्वी आग का गोला थी, तो उस समय से लेकर पृथ्वी आग के गोले से लेकर मानव आग के गोले से लेकर एक कोशिकीय जीव, इतना बड़ा साल, इसको मान सकते हैं अपन कि 1 या 2 अरब वर्ष, 1 या 2 अरब वर्ष की अवधि को अपन बोला जाता है ईओन। इसमें जब पृथ्वी आग का गोला थी तब से लेकर जब तक एक कोशिकीय जीव की समुद्रों में उत्पत्ति नहीं हुई उस तक के काल को बोला जाता है ईओन। ईओन को सबसे बड़ा काल माना जाता है। इसकी अवधि रहती है 1 से 2 अरब वर्ष। इससे छोटा रहता है कल्प। कल्प मतलब होता है पीरियड का मतलब होता है कि इसके ये ईओन है, ईओन से छोटी अवधि है कल्प में, जैसे कि सिलोरियन, ओडोविसियन और इसके बाद कार्बोनिफेरस काल, परमीनियन, इन कालों पर देखा जाता है। कल्प में देखा जाता है कि पृथ्वी में क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे कि कल्प में देखा गया कि पृथ्वी पर 4 पर्वतनीय घटनाएं हुई, जैसे कि चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्सियन और अल्पाइन। अल्पाइन में अपने हिमालय की उत्पत्ति हुई, एंडीज की उत्पत्ति हुई, रॉकीज, एंडीज, एटलस, इस प्रकार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। और युग में देखा जाता है, युग सबसे छोटी अवधि रहती है। युग में देखा जाता है कि किस प्रकार से बहुत छोटे से क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। जैसे कि यह देखा जाता है कि आज से 5000 साल पहले जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर सदाबहार हरित वन पाए जाते थे, बहुत ही घना जंगल पाया जाता था। लेकिन 5000 के बाद अभी वर्तमान काल में वहां मरुस्थल
मरुस्थल पाया जाता है। इसी प्रकार अपन ये देखते हैं कि 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। यह पतन का कारण क्या है? यह पतन का कारण है जलवायु परिवर्तन। तो इसी प्रकार युग में बहुत छोटा सा युग देखा जाता है, जैसे कि 5000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल, छोटे से युग को देखा जाता है। नेक्स्ट, उक्त महाकल्पों को कल्पों में तथा कल्पों को छोटी छोटी अवधि युगों में विभाजित किया गया है, जिसकी चर्चा भी अपन कर ही चुके हैं। अब तीसरा है नेहारिका। अब नेहारिका मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन ने पढ़ा नेहारिका परिकल्पना। अब नेहारिका मतलब क्या होता है? नेहारिका का मतलब हुआ यहाँ नेबुला। नेबुला मतलब नेहारिका या नेबुला से तात्पर्य गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से। नेबुला का मतलब होता है बादल। जैसे कि ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के मिलने से एक परमाणु का निर्माण हुआ। अब छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से ये एक अणु का निर्माण हुआ। जब ये अणु धीरे धीरे एक संगठित रूप में बहुत बड़े उसके रूप में आ जाते हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? अपन उसको बोलते हैं घूमता हुआ बादल। और इस अणु में बहुत सारी ऊर्जा विद्यमान रहती है। इस ऊर्जा विद्यमान रहने का कारण है हीलियम एवं हाइड्रोजन। हीलियम एवं हाइड्रोजन के कारण यह ऊर्जा में विद्यमान रहती है। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं कि अब है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? सौर मंडल में बाह्य ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे छोटे पिंडों की एक पट्टी, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अपने सौर मंडल में दो प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। पहले ग्रह का नाम है पार्थिव ग्रह। दूसरे ग्रह का नाम है ये बाह्य ग्रह। दूसरे ग्रह का नाम बाह्य ग्रह है। पार्थिव ग्रह में देखा जाता है कि जिनकी समानता पृथ्वी से संबंधित है, जैसे कि जो ग्रह सूर्य के अधिक नजदीक रहते हैं उनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है, जैसे कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह को इनको जुपिटर ग्रह बोला जाता है, जिनकी संरचना जुपिटर ग्रह के समान रहती है, उनको बाह्य ग्रह बोला जाता है। जैसे इन ग्रहों का घनत्व एवं तापमान कम पाया जाता है, इसलिए इनको बाह्य ग्रह बोला जाता है। इसी प्रकार पार्थिव ग्रहों को तापमान एवं घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से समानता रखते हैं। इसी प्रकार अपन क्षुद्र ग्रह देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह एक कोई ग्रह ना होकर एक पेटी है। तो कालांतर में यह देखा गया कि यह पेटी, यह मंगल ग्रह के बाद यह बृहस्पति ग्रह। तो इसके मंगल यह बृहस्पति, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह में यह कोई ग्रह था, लेकिन इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो ग्रह है यह टूट गया और यह भिन्न अनेक छोटे छोटे परमाणु तारों में बदल गया। इसी परमाणु और तारे को अपन क्षुद्र ग्रह नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह मतलब जो मंगल और बृहस्पति के बीच लाखों करोड़ों ग्रह एवं तारे पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अपन ये देखते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष, मतलब 4 अरब वर्ष 60 करोड़, इतनी इसकी पृथ्वी की आयु मानी जाती है। अब अपन पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विकास की 3 अवस्थाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। इनने बताया इस थ्योरी के बारे में। इन्होंने कहा आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था,
जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं घनत्व बहुत ही अधिक था। बिग बैंग का मानना था कि जो अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक अणु है, तो वह अणु का आयतन भी बहुत अनंत था कि जिसकी कोई सीमा ना हो, इसे कहते हैं अनंत। इसका आयतन, अणु का द्रव्यमान और अणु का घनत्व, इन अणुओं का घनत्व बहुत ज्यादा था। अनंत मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। इसका आयतन भी अनंत था, इसका द्रव्यमान भी था। ये छोटे छोटे अणु हैं, इनका घनत्व भी अनंत था। इन अणुओं के धीरे धीरे संकुचित होने से, इन अणुओं के धीरे धीरे संकुचित होने से एक पिंड का निर्माण हुआ। चूंकि अपन जानते हैं कि किसी भी चीज का संकुचन होगा तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जब भी कोई दो चीज को प्लस और माइनस को, जैसे प्लस और माइनस को आपस में मिलाया जाएगा तो उनमें स्पार्किंग होगी। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के अणुओं का संकुचन हुआ। क्यों इन अणुओं का संकुचन क्यों हुआ? क्योंकि इनमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक था। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था तो इनमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। जब इन अणुओं का संकुचन हो गया तो संकुचन के बाद इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित हो गई, ऊष्मा का संचयन हो गया। अब धीरे धीरे इस ऊष्मा ने बाहर निकलना शुरू किया तो है एकदम से फट गया। इसलिए इसको अपन बिग बैंग कहते हैं। बिग मतलब है बहुत बड़ा एक ग्रह, बैंग मतलब है फटना। एक बहुत बड़ा तारा कह दो या ग्रह कह दो, वो फट गया। इसी फटने से विभिन्न प्रकार के सौरमंडल के तत्वों की उत्पत्ति, जैसे कि सूर्य की उत्पत्ति हुई, ग्रहों की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति हुई, ध्रुव तारा की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार सप्तऋषि तारा की उत्पत्ति हुई। इसी से विभिन्न प्रकार के तारों और ग्रहों की उत्पत्ति हुई। परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि ये परमाणु में बहुत ज्यादा ऊर्जा संचित हो गई, जिससे कारण इसमें विस्फोट हुआ एवं विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार हो गया था। जैसे ही विस्फोट हुआ तो 1 सेकंड के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड का ओरिजिन हो गया था। और इसमें एनसीईआरटी में एक बात और भी लिखी है, इसमें कहा गया कि ब्रह्मांड का ओरिजिन तो हो गया, ब्रह्मांड के ओरिजिन के 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद प्रथम परमाणु का निर्माण। परमाणु मतलब होता है बहुत छोटा तत्व जिसको आंखों से नहीं दे सकता जा सकता। अब परमाणु के बाद अणुओं का निर्माण हुआ। अब धीरे धीरे अणुओं के मिलने से अपने सौर मंडल का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री तक कम हो गया एवं परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। अब इसमें जब स्टार्टिंग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तब ब्रह्मांड का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का और ब्रह्मांड का भी तापमान धीरे धीरे कम होता गया और 3 लाख वर्षों में तापमान 4500 डिग्री कम हो गया। अगर 4500 डिग्री धीरे धीरे तापमान कम हो जाएगा तो हीलियम और हाइड्रोजन के अणु आपस में थोड़े दूर चले जाएंगे तो उनसे ऊर्जा का उत्सर्जन भी कम होगा। इसी प्रकार परमाणुीय पदार्थों का भी निर्माण हो गया। अब परमाणु पदार्थों का निर्माण हो गया, परमाणु पदार्थों के निर्माण से ग्रहों का निर्माण और इसके बाद तारों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार इस संकल्पना को अपन समझ सकते हैं। अपन देखेंगे ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहली अवस्था ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। वो अपन ये देखेंगे कि तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो तारों का निर्माण हुआ है कि छोटे छोटे जो अणु थे, अणुओं के मिलने से एक पिंड का निर्माण हो गया। इस पिंड के निर्माण में क्या था? इस पिंड के निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। छोटे छोटे अणु थे जो परमाणु थे, उनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान थी। इस कारण से तारों की स्वयं की ऊष्मा रहती है, जबकि ग्रहों की स्वयं की ऊष्मा रहती नहीं, वो सूर्य पर डिपेंड रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैसें और धूल कणों की चक्कर लगाती हुई एक तस्तरी विकसित हुई। तो धीरे धीरे अणु परमाणु के जमा होने से एक कोर का निर्माण हो गया। और इस कोर के धीरे धीरे ठंडा होने से यहाँ पर सभी ग्रह में भूपर्पटी का निर्माण हुआ। और अपन देखते हैं कि इसके चारों ओर चक्कर लगाती हुई जो अणु परमाणु है, हीलियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं,
उसका भी ओरिजिन यहीं से हुआ है। एक तस्तरी विकसित हो गई। तस्तरी मतलब होता है एक नाव के समान, इस प्रकार की तस्तरी। स्टार्टिंग में अर्थ का शेप तस्तरी रूप था। तस्तरी मतलब ऐसा जियोड शेप। तो जब अपन इसका रोटेशन कराएंगे तो ये रोटेशन करते करते ये अपनी ओरिजिनल साइज गोल सेपियड आकार में आ जाएगी। इसी प्रकार देखा जाए दूसरी अवस्था में गैसीय बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास का पदार्थ छोटे छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। यहाँ ग्रहाणु मतलब है अणु। जो छोटे छोटे अणु थे ये सब अणु संकुचित हो गए। अणुओं के संकुचित होने से तारों का निर्माण हुआ। अब तारे में जब हीट कैपेसिटी ही कम हो गई तो धीरे धीरे तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ। बाद में बढ़ते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहाणु आपस में जुड़कर एक बड़े पिंड का रूप धारण कर गए। यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो ये जो छोटे छोटे अणु थे तो ये बड़े बड़े अणुओं में बदलकर इन्होंने ग्रहों का निर्माण कर दिया। अब इन ग्रहों में जैसे कि पृथ्वी, इसमें अपन देखते हैं कि वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ कि पृथ्वी से जो गैसें निकली हैं उन गैसों से जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक थी। तो संघनन के कारण बहुत अधिक वर्षा हुई और पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हो गया। इसी प्रकार अन्य ग्रहों पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उन ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। इसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक क्यों है? क्योंकि पृथ्वी में बहुत अधिक भारी तत्व कोर में पाए जाते हैं। भारी तत्वों में निखिल और लोहा तत्व की अधिकता यहाँ पर है, इसलिए सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण। यह गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के वायुमंडल को संजो के बिल्कुल पकड़ के रखता है। इसी कारण से पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है और अन्य ग्रह चंद्रमा और उपग्रह इन पर वायुमंडल पाया ही नहीं जाता। पार्थिव ग्रह एवं बाह्य ग्रहों में अंतर, यह अंतर अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे। पार्थिव ग्रह तारे के समीप थे तथा अधिक तापमान के कारण वहां गैसें संघनित नहीं हो पाए, जबकि जोवियन ग्रह दूर होने के कारण वहां गैसें संघनित हो गई। इसका मतलब है कि पार्थिव ग्रह ये सन के जो अधिक नजदीक रहते हैं इनको पार्थिव ग्रह, जो पृथ्वी के समान दिखाई देते उन्हें पार्थिव ग्रह। वो जोवियन ग्रह जो पृथ्वी से दूर एवं सन से दूर रहते उन्हें जोवियन ग्रह। इनका आकार बड़ा होता है, इनका आकार छोटा होता है। तो इसमें कहा गया अधिक तापमान के कारण वहां गैसें संघनित नहीं हो पाए। यहाँ पर जो पार्थिव ग्रह थे सूर्य का अधिक ताप के कारण यहाँ गैस संघनित नहीं हो पाए, जबकि यहाँ स्टार्टिंग में गैसें संघनित हो गई। संघनित मतलब जमा हो गई थी, जबकि जोवियन ग्रह दूर होने के कारण वहां गैसें संघनित हो गई। जो मैंने बताया गैसें संघनित हो गई थी। आगे सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रह के गैस व धूल कण उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाए। इसका मतलब यह है कि सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल थे, जैसे कि जो जहरीली गैसें थी, इन वायुमंडल से तो हट गई, जबकि सूर्य प्रकाश, यह सूर्य से इनकी दूरी अधिक होने के कारण सूर्य प्रकाश उतना अधिक नहीं जा पाया। इस कारण से इनका वायुमंडल आज भी विरल है। इसका यह कारण है। तीसरा, पार्थिव ग्रह छोटे थे एवं इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, अतः इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें रुकी नहीं। मतलब गैसें नहीं रुकी मतलब ताप अधिक था। जब अपन पढ़ते हैं कि ताप अधिक होता है तो अणु एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये है अपना सन, ये है अपने विभिन्न प्रकार के ग्रह, ये है पार्थिव ग्रह और ये है जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह की सन से डिस्टेंस काफी कम है और इनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा, इसलिए यहाँ पर रेस ज्यादा आती है। ज्यादा रेस आएगी तो अणु एक दूसरे से गर्म होंगे तो दूर जाएंगे। इसी कारण सौर पवनों के प्रभाव से गैस रुक नहीं पाए तो गैसें विरल हो गई, जबकि जोवियन ग्रह भारी दूर होने के कारण सौर पवन के प्रभाव से बचे रहे, अतः उन पर गैसें रुकी नहीं। इसका मतलब यह है कि सनलाइट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई तो गैसों का संघनन जमा भी नहीं हुआ, इसलिए इनका वायुमंडल विरल है और इनका वायुमंडल सघन है। इनका वायुमंडल सघन क्यों है? इनके वायुमंडल का सघन होने के कारण यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस भारी, ये अधिक सूर्य ताप के कारण वायुमंडल से ही चली गई और यहाँ पर जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता रह गई। यहाँ पर सूर्य ताप पहुंच ही नहीं पाया। सूर्य ताप जब पहुंच नहीं पाएगा तो यहाँ पर
हाइड्रोजन और हीलियम गैस जमा हो गई, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल विरल है। इसी प्रकार डेप्थ में कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमसे क्या कमी रह गई और हम इससे बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद।